बाजार। पहले हम क्या बताया है कि हमारी वित्तीय संस्था, हमारा चैप्टर है 4, उसमें हम लोग वित्तीय संस्था किसको बोले हैं, जो हमें साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है, जिससे वो क्या हमारी वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्थाएं के द्वारा ही साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का क्या होता है, संपादन होता है। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक है केंद्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा राज्य वित्तीय संस्थाएं। केंद्रीय वित्तीय संस्थाएं में हम क्या बताया, भारतीय, इसके भी 2 अंग है ना, इसके भी 2 भाग हैं, इसके भी अंदर 2 चीज आते हैं। कौन आते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। राज्य वित्तीय संस्था है, वे भी 2, इसके भी 2 भाग है, गैर संस्थागत और एक संस्थागत। इसके भी कितने भाग है, 2। एक है बाबू गैर संस्थागत, और एक है बाबू संस्थागत। आप लोग जान रहे हैं इसके बारे में कुछ? देखिए, गैर संस्थागत वो होता है जिसे आप लोग को या हम लोग को कभी पैसा का जरूरी होता है, हम लोग गांव में किसी से पैसा ले लेते हैं, ब्याज पे ले लेते हैं, सेठ महाजन साहूकारी सबसे, तो वो क्या हुआ, गैर संस्थागत। क्या हुआ, गैर संस्थागत। और संस्थागत में आएगा बाबू सरकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, मतलब नॉर्मल बैंक आएगा। किसमें, संस्थागत में। गैर संस्थागत में कोई बैंक नहीं होता है, इसमें ब्याज कोई फिक्स नहीं रहता है, मजबूरी में आदमी इससे लेता है। अच्छा, एक भी देखिएगा, संस्थागत जो संस्थान होती है वो जल्दी लोन देता भी नहीं है, पैसा ऋण देता भी नहीं है। लेकिन ये गैर संस्थागत से लोन लेना क्या होता है, या कर्ज लेना क्या हम लोग बोल सकते हैं, आसान होता है ना। गांव में यदि कोई इमरजेंसी पड़ गया तो किसी के पास कोई जाता है तो कर्ज उसको मिल जाता है। मान लीजिए हमें कोई इमरजेंसी पड़ गया 10,000 रुपया का, हम किसी के भी पास जाएंगे, जनरल किसी के पास करें, मतलब जो गांव में ब्याज पे पैसा देता है, ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं ना, सेठ महाजन कहलाते हैं, तो वो पैसा दे देते हैं। वही परिस्थिति में हम यहाँ बैंक में जाए, संस्थागत कोई भी बैंक वगैरह में जाए, सरकारी जगह में जाए, अपना पैसा निकालने के लिए इतना परेशान होना पड़ता है, तो कर्ज कहाँ से दे देगा आपातकालीन स्थिति में। देखिए, महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार एवं अन्य, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा बाबू, भारतीय मुद्रा बाजार जो है और भारतीय पूंजी बाजार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को क्या? हाँ? समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक जो हम बताए समझ पा रहे हैं? वित्तीय संस्थाएं भारत में 2 प्रकार की है, एक भारतीय केंद्रीय संस्था, दूसरा राज्य वित्तीय संस्था। केंद्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। और उसके बाद राज्य वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, संस्थागत और गैर संस्थागत, यही ना। संस्थागत में कौन होता है, सरकारी चीजें से होती है, बैंक वगैरह, और गैर संस्थागत में लोकल लोगों से जो हम लोग पैसा लेके काम चलाते हैं, वही हमारा क्या है, गैर संस्थागत। चलिए, केंद्रीय बैंक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। इसका स्थापना कब हुआ बताइए? 1935। इसमें दिए 1 अप्रैल 1932। भारत का आपसे पूछे 35 बोले, 35 बोले, अच्छा 32 सुन लिए, अरे 35 बोले। हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, इंसान से गलती इंसान से होता है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है। तो आरबीआई की स्थापना बोले ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, शुरू में इसका मुख्यालय कलकत्ता था, शुरू में इसका मुख्यालय क्या था, कलकत्ता। लेकिन 2 साल बाद ही 1937 के आसपास इसका मुख्यालय कहाँ चल गया? ये आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है अभी? मुंबई, नहीं, दिल्ली होगा। अच्छा, भारत की ये राजधानी दिल्ली है, कैपिटल कहते हैं इसको। मुंबई को क्या कहते हैं, भारत का आर्थिक कैपिटल कहते हैं शायद ना, वित्तीय राजधानी। क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, देखते हैं सरकारी वित्तीय संस्था, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होती है। आपका क्वेश्चन था ना, इस बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन था ना इससे।
देखिए सरकारी वित्तीय संस्था क्या होती है? सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित वित्तीय संस्थाएं सरकारी वित्तीय संस्था होती है। क्या बोले बाबू? सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित। एक नंबर हम लोग क्या पढ़े? सरकारी वित्तीय संस्थाएं। सरकारी वित्तीय संस्था क्या बोले हम इसमें? कि सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित। इसमें बाबू आ जाएगा हमारा बैंक, सरकारी बैंक। कौन आ जाएंगे हमारे? सरकारी बैंक। इसमें कौन है? SBI है, RBI खाली नहीं बोलेंगे, PNB है, हम लोग के इधर BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा। धोखा आदत हो गया है, ठीक है। अच्छा बाबू, सरकारी बैंक वर्तमान हमारे देश में कितने हैं? अभी बाबू 12। आपका एग्जाम के हिसाब से 12 मारना है। हमें सरकारी बैंक सरकारी बैंक कितने अभी? 12, ठीक है। इससे पहले 14 सरकारी बैंक रहता है क्या? हाँ, गैर सरकारी। देखिए सरकारी बैंक में जैसे आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये सब सरकारी है, केंद्र सरकार के द्वारा। और गैर सरकारी में आप लोग बंधन से लोन लिए हैं? नहीं। लगभग सब कोई जानता होगा बंधन बैंक के बारे में। ग्रुपिंग वाला जो चलता है, जानते हैं ना? वो एक तरह से क्या है, गैर सरकारी और प्राइवेट तरह का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अर्ध सरकारी में बाबू RBI के निर्देश में स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों को वित्त देता है। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक। एक होता है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी। RBI के निर्देश में स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों को लोन देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए बाबू, हम क्या बता रहे हैं आपको? अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शायद कोऑपरेटिव। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव, ठीक है। अर्ध सरकारी क्या होता है बाबू? RBI के निर्देश में स्थापित मानदंडों पर समाज के लोगों को वित्त देता है। देखिए कोई भी बैंक अगर यदि काम करेगा ना बाबू, उसका निर्देशन कौन देता है? RBI। RBI से कोई भी बैंक खिलाफ में नहीं जा सकता है। किसके खिलाफ में? RBI के खिलाफ में नहीं जा सकता है। ये दादा बैंक नहीं, भारत में क्या है? दादा बैंक। मतलब सब बैंकों से सबसे खास पर है RBI, सबसे बड़ा है RBI। ये जो बोलेगा वही सुनेगा, इसको जो बोलेगा वही सुनेगा, ठीक है। RBI का हेड कौन है? RBI खुद हेड है सब बैंकों का। उसका भी हेड होगा ना? RBI सब। ये देखिए वो अर्ध सरकारी बैंक क्या होती है कि RBI के दिशा निर्देशों पर यह भी क्या करती है? लोगों को सुविधा देती है, ऋण वगैरह देती है। अर्ध सरकारी में मुख्य रूप से आप नाम याद रखिए बाबू, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार ग्रामीण बैंक पहले 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है। दोनों को अब मिला दिया गया है। यहाँ से भी करंट का मुद्दा बनता है, ठीक है। सवाल आने का आपका चांस हो सकता है कि होगा। तो ये क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को मिला के बना दिया। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को क्या कर दिया गया? मिला के बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। पहले क्या था? उत्तर में था तो उत्तर बिहार, दक्षिण में था तो दक्षिण बिहार। उत्तर दक्षिण कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? बिहार का नदी के उस पार वाला हिस्सा उत्तर, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, हाँ गंगा नदी के, ठीक है। तो बिहार ग्रामीण बैंक ये कैसी है? सरकारी में क्या बोले हम? सरकारी वित्तीय संस्था में सब कुछ देख रेख कौन करती है? सरकारी बैंक। कितने हैं सरकारी वित्तीय संस्थाएं? 12। और दूसरा क्या होता है? अर्ध सरकारी। इसमें RBI के दिशा निर्देश पर ही, इसमें भी क्या करता है? वित्त दिया जाता है RBI के दिशा निर्देश पर ही। ये इसमें 2 मुख्य रूप से नाम कौन कर रहा हूँ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक। अब देखिए बाबू है सूक्ष्म वित्तीय संस्था। छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों अथवा ऋण उपलब्ध कराने वाली लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था, यही बाबू सूक्ष्म वित्तीय संस्था है। इसी के जो है जनक बांग्लादेश के कौन है? बताइए। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्तीय संस्था है। कौन बोले हम? सूक्ष्म वित्तीय संस्था है, ठीक है। इसमें हम क्या बोले? देखिए ये तो बड़े हो गए, सरकारी तो बड़ा हो गया और अर्ध सरकारी भी मुख्य रूप से बड़ा होता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था में ये सब आ जाएगा। लोकल बैंक जो
आमतौर पर हम लोग को ग्रुप में पैसा देती है ना, लगभग सबको इससे परिचित होंगे। ये बताओ समझ करो, लगभग सबको इससे परिचित होंगे। इसमें सूक्ष्म वित्तीय बैंक में छोटे छोटे लोगों का समूह बना करके या कम कम मात्रा में क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। इसके जनक कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसके जनक कौन है, मोहम्मद यूनुस कौन है, मोहम्मद यूनुस, यही बांग्लादेश के हैं। इसके जनक कौन है, मोहम्मद यूनुस। अच्छा एक बार फिर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए सिर्फ। हम बताए बाबू सरकारी वित्तीय संस्था, इसमें क्या बताया, सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित वित्तीय संस्था। इसकी स्थापना सरकार की है और इसको चला रही है सरकार, ठीक है। दूसरा होता है अर्ध सरकारी, आरबीआई के निर्देश में स्थापित मानदंड पर समाज के लोगों को वित्त देना। क्या बोले हम, आरबीआई द्वारा निर्देशित मानदंड पर, आरबीआई जो रूल रेगुलेशन लागू करती है उसके रूल को फॉलो करते हुए समाज को, लोगों को क्या देती है, ऋण देती है, कर्ज देती है। कौन, अर्ध सरकारी। इसमें मुख्य रूप से सरकारी में कितने हैं बाबू, संस्था में 12 को, अर्ध सरकारी में 2 को आता है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद हम लोग देखें सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सुनिए अच्छा से सुनिए, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को, क्या बोले, छोटे पैमाने पर मतलब कम लोग, गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था, ये क्या कहलाएगी, सूक्ष्म वित्तीय संस्था। इसमें क्या था, जो जरूरतमंद लोगों को कम कम अमाउंट में पैसा दिया जाता है। ग्रुप इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ पे ना, हम लोग ग्रुप में कैसे लेते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपया का लोन देगा और एक बार हम लोग को जो भी पैसा देगा, मान लीजिए 50,000 रुपया एक बार ले लेगा, तो हम लोग को दे देगा। फिर वो क्या करेगा, 1,000-1,200 रुपया पर सप्ताह लेगा। उससे क्या होता है कि छोटे तबके के लोग या छोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उस पैसा से उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो धीरे धीरे वो चुका भी देते हैं, तो थोड़ा सा वो ग्रोथ कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। बहुत अच्छा भी सिद्ध हुआ ये सूक्ष्म वित्तीय संस्था है। इसके जनक कौन है बाबू, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अच्छा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है बाबू, मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई में। कौन सी राजधानी बोले हम, वित्तीय राजधानी कहाँ पे है बाबू, मुंबई। मुंबई के जिस जगह पे, इसको क्या कहते हैं जानते हैं, दलाल स्ट्रीट। क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट। क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट। भारत की वित्तीय राजधानी ना कहाँ पे है, मुंबई। जिस जगह पे उसको क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट, ठीक। अच्छा वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। क्या बोले हम आगे, कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है, मेरुदंड माना जाता है। कौन, वित्तीय संस्थाएं, कौन, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है, मेरुदंड। मतलब क्या होता है जानते हैं, मेरुदंड इसको कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये रीढ़ की हड्डी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मेरुदंड। अगर यदि रीढ़ की हड्डी ना हो, आदमी इसे गोबर के झोला में कसा के पैक करके लेके चल जाएगा, ठीक है। हमको खड़ा रहने में मदद करता है कौन, हमारी रीढ़ की हड्डी। कल्पना कीजिए हमारा रीढ़ का हड्डी ना रहेगा, हम लोग कैसा रहेंगे, या तो इधर गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे, नहीं, आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरह क्या बोला है, वित्तीय संस्थाएं क्या है, किसी देश का मेरुदंड। पीछे बांस लगा नहीं चल पाएगा। उसी तरह वित्तीय संस्थाएं किसी देश का क्या माना जाता है, मेरुदंड। मतलब किसी देश की क्या है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको, वित्तीय संस्थाओं को। चलिए भारत में सहकारिता आंदोलन का वन लाइनर टॉपिक का है बाबू। भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ है, 1904 में। सहकारिता साख समृद्धि कानून पारित हुआ 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ है 1904 में। कौन आंदोलन शुरू हुआ है, सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसी आंदोलन को देखते हुए सहकारिता कानून भी पारित हुआ। सहकारिता कानून भी बना कब, 1904 में। तो यह आपका BYQ है, पूछा गया क्वेश्चन है कि हाँ भारत का, ये भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ, 1904 में। अच्छा सहकारी बैंक क्या होता है जानते हैं बाबू, सहकारी बैंक
सहकारी। सुनिए, पहले भूमि का बता रहे फिर बताते हैं। अच्छा तो सुनिए, बस इतना तो है, ये चैप्टर बहुत छोटा है। देखिएगा क्या कहता है, हमारे राज्य में सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ये गाँव में प्राथमिक साख समिति, जिला स्तर पर, तीसरा राज्य स्तर पर। ठीक है। अच्छा देखिए, सहकारी साख समिति क्या होता है ना, इसमें कुछ सरकार का अंश होता है, कुछ प्राइवेट लोगों का या कोई व्यक्ति का अंश होता है, वो होता है सहकारी। प्राइवेट सरकार का और निजी व्यक्ति के द्वारा मिल के चलाया जाता है, वो क्या होता है, सहकारी। सरकार मान लीजिए कहीं पे कोई विकास करना है, लागत है मान लीजिए 5 लाख रुपए, सरकार क्या कहेगी, बिहार सरकार 2.5 लाख रुपए हम दे देते हैं, 2.5 लाख रुपए पंचायत के लोग मिलके लगा लें। वो काम से मान लीजिए कहीं फैक्ट्री बनाए या कोई छोटा सा भी गोदाम कुछ भी बनाए, उससे जो भी आय आएगा, उससे जो पैसा जितना लगाया उसको जाएगा। कुछ गांव के लोग लगाए थे उसको भी मिलेगा, कुछ सरकार लगाया उसको भी मिलेगा। वही है सहकारी समिति। मिलजुल करके जो चीजों का विकास किया जाता है वही क्या है, सहकारी समिति। तो क्या बोले बाबू कि सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तर का है, त्रिस्तरीय। एक पहला क्या बोले, गांव में प्राथमिक शाखा समिति, दूसरा जिला स्तर पर केंद्रीय साख समिति। गांव में क्या है, प्राथमिक साख समिति, साख समिति। जिला स्तर पे केंद्रीय साख समिति। तीसरा हम लोग क्या बोले बाबू, राज्य साख समिति। साख मतलब क्या, ऋण उपलब्ध कराने के लिए, विश्वास या भरोसा बोल सकते हैं कि नहीं। इससे पिछला चैप्टर पूरा साखे से साखे साख बढ़ा था, साख मत समझना कोई। ठीक है। देखिए बाबू, प्राथमिक साख समिति क्या होता है, गाँव में 1 से 3 साल के लिए ऋण देता है, 10 व्यक्ति मिल करके इसमें काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है पैक्स। हम ऐसे बता दिए, PACS आप लोग सुने होंगे। पैक्स का चुनाव होता है, जैसे मुखिया का चुनाव होता है बाबू, वैसे पैक्स का चुनाव होता है 5 साल में एक बार। जो पैक्स का जीतते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। वह जो अध्यक्ष होते हैं तो वह किसान को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं, कुछ खाद उपलब्ध करवाते हैं, और अनाज रखने का स्टोर होता है हर पंचायत में। हमारे पंचायत में भी कहीं न कहीं होगा, आज तक हम लोग को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है कौन पैक्स का अध्यक्ष है और कौन पूरा पैक्स का पैसा खा रहा है। लेकिन गांव में किसानों को सुविधा नहीं मिली है। ठीक है। तो प्राथमिक साख समिति में कौन आते हैं, पैक्स वाले लोग आते हैं, पैक्स अध्यक्ष और सदस्य आते हैं। इसमें बोला जाता है बाबू कि 1 से 3 साल के लिए ऋण मिलता है। प्राथमिक साख समिति में कितने दिन के लिए, 1 से 3 साल के लिए, कभी कभी अवधि को बढ़ाया भी जाता है। ठीक है। और क्या बोला जाता है, इसमें 10 व्यक्ति मिल करके लोन ले सकते हैं। इसमें इतना पावर हो जाता है बाबू कि पैक्स का अगर यदि 10 गो आदमी मिल गया, पैक्स का जो अध्यक्ष और सदस्य होगा लिखित दे दिया, मान लीजिए हम लोग 10 आदमी का टीम बनाए, 10-10 आदमी को 2-3 को टीम बनाए, गए कहाँ पे, पैक्स अध्यक्ष के पास। अगर यदि हम लोग सदस्य हैं, जैसे वोट देने के लिए हम लोग के पास वोटर कार्ड होता है ना, उसी तरह पैक्स का चुनाव में उसका भी एक वोटर कार्ड होता है। उसमें पहले आपका नाम जुड़ाना पड़ता है सूची में, तब मिलेगा। अब वो सदस्य जो पैक्स में वोटिंग किया है, 10 सदस्य मिल करके अध्यक्ष के पास गए, अध्यक्ष से लिखा के ले लिए। आप कोई भी बैंक जाइएगा ना, आपको बैंक लोन देने से मना नहीं करेगी। किसमें, पैक्स के जो सदस्य होंगे। ठीक है। तो बहुत पावरफुल अपने चीज में, अपने आप में पावरफुल चीज है। कौन, पैक्स। जिला स्तर पर हो गया केंद्रीय सहकारी समिति, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति। चलिए अगला टॉपिक है भूमि विकास बैंक। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक बनाया गया था। यह बंधक के तौर पर लंबे समय पर 10 साल 20 साल की ऋण के लिए लोन देता है। हम लोग क्या पढ़े, अगला क्या देखें बाबू, भूमि विकास, क्या बताए हम, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास, ये क्या बोले हम, 10 साल 20 साल के लिए, लंबे समय के लिए क्या देती है, ऋण देती है। और ये मोर्गेज के तौर पर ऋण देती है बाबू। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण देती है। ऋण के तौर में क्या देती है बाबू, ट्रैक्टर देगा, मशीन देगा, जो आपके खेती से रिलेटेड, क्या सीधा नाम है भूमि विकास बैंक, जो आपके खेती बाड़ी में काम आए उससे रिलेटेड सामान देगी। किसमें, भूमि विकास बैंक में। ठीक है। दीर्घकालीन ऋण देता है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं व्यवसायिक बैंक। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की स्थिति 1968 के बाद इनका राष्ट्रीयकरण, 1969 के बाद किसानों को अधिक मात्रा में ऋण देने लगा। देखिए बाबू, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब आया, कब हुआ है,
हम लोग का क्वेश्चन बनता होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। कब हुआ? 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। एक दो टॉपिक और सुन लीजिए, उसका जाइएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, सुनिएगा 1975 में सीमांत एवं छोटे किसान कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या बोले हो? सीमांत एवं छोटे किसान कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। किसका? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। छोटे छोटे मतलब छोटे किसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब होती? 1975 में। ये याद रख लीजिएगा। किसकी बोला? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना कब होता बाबू? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। चलो देखिए बाबू, लास्ट एक दो लाइन और बचा हुआ है। बिहार में 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है। 75% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। क्या बोले? बिहार में कितने परसेंट जनसंख्या गांव में निवास करती है? 87% जनसंख्या। बिहार में कितनी जनसंख्या बोले? 87% बिहार में 87% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में। और क्या बोले? 75% लोग क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। बिहार के लोग किसमें जुड़े हुए हैं? कृषि कार्य। देखिए वर्तमान भारत में व्यावसायिक बैंक कितना है? बता दिए हम पहले भी। वर्तमान भारत में व्यावसायिक बैंक कितने हैं या केंद्रीय बैंक कितने हैं? 12 है, बता दिए हैं। क्या बताया बाबू? इसी में बताया। ठीक, लास्ट हम लोग रिवीजन करते हैं। मोटा मोटी एग्जाम के व्यू से आपका क्वेश्चन हमको लगता है अच्छा खासा पर्याप्त, जो भी आंकड़ा था हम अपने हिसाब से निकाले हैं। क्विकली एक बार देख लीजिए, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम क्या बोले पढ़ रहे थे बाबू? हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं वो होती है जो हमको मुख्य रूप से क्या देती है? ऋण देती है, पैसा टका देके हमारा काम संभालती है, हमको मदद करती है, वही हमारी वित्तीय संस्था है। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है बाबू। एक क्या बोले हम? केंद्रीय वित्तीय संस्था है, दूसरा राज्य वित्तीय संस्था है। केंद्रीय वित्तीय संस्था है बोला दो प्रकार का। कौन कौन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। कौन कौन है? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। अच्छा, एक केंद्रीय वित्तीय संस्था मतलब कौन? राज्य सरकार इसमें देगी। कौन? केंद्र सरकार। राज्य वित्तीय संस्था में कौन बनाएगा? एक संस्थागत आएगा और एक गैर संस्थागत। गैर संस्थागत मुख्य रूप से हम अभी आपको बताएं कि जो अदर कहीं जो आरबीआई के रूल का फॉलो नहीं करता है, सेठ महाजन साहूकारी सबसे जो हम लोग ऋण लेते हैं वो क्या कहलाता है? गैर संस्थागत। संस्थागत जो सरकारी बैंक वगैरह से लेते हैं वही हुआ संस्थागत। ठीक है। आगे देखेंगे बाबू, हम लोग पढ़े आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1932 में। 1 अप्रैल 1935। इसका शुरुआती मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। और वर्तमान में दिल्ली नहीं, मुंबई। कंफ्यूजन में डाल रहा तुम। आरबीआई का मुंबई ही होगा। तभी दिल्ली आप बोले, दिल्ली से शांत हो गया। दिल्ली से तभी आप दिल्ली बोले थे, मुंबई ही होगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई होगा। हाँ मुंबई में। मुंबई होगा। हाँ, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मंगा लीजिए। फिर भी एक बार मोबाइल में देख लेंगे। ठीक है, मोबाइल में देख लीजिएगा। तो इसका मुंबई। अच्छा मान लो, ठीक है। क्या बोले हम? आरबीआई के हिसाब से वित्तीय संस्थाएं कितनी प्रकार की हम बताया आपको? 3 प्रकार की। पहला कौन बताया? सरकारी वित्तीय संस्थाएं, दूसरा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, तीसरा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सरकारी वित्तीय संस्थाओं का निर्माण और पोषण भी कौन करती है? बोला तो सरकार। वो कितने हैं? 12। अच्छा, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में क्या बताया आपको? आरबीआई के नियमों के गाइडलाइन का पालन करते हुए, आरबीआई के नियमों का पालन करते हुए यह भी वित्त देती है। कौन? अर्ध सरकारी। और सूक्ष्म वित्तीय संस्था तो जान ही रहे हैं, छोटे छोटे तौर पे वित्त देती है, लोन देती है और वसूलती है। इसका जनक कौन माना जाता है बाबू? मोहम्मद यूनुस। चलिए हम बताएं, हमारे यूनुस हमारी वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई के किस स्थान पे है? दलाल स्ट्रीट पे ना। अच्छा, वित्तीय संस्थाएं किसी देश का क्या माना जा रहा है? मेरुदंड। वित्तीय संस्थाएं किसी देश का क्या है? मेरुदंड। 1904 में सहकारिता आंदोलन हुआ ना। कब? 1904। अच्छा, 1904 में सहकारिता आंदोलन के बाद ही कौन सा कानून पारित हुआ? सहकारिता कानून पारित हुआ ना। अच्छा, ये कितने तरह का बोला गया? सहकारिता में 3। सहकारिता में
तीन। एक कौन है? प्राथमिक शाख। अच्छा, सहकारिता के तहत 3 तरह के शाख दिए जाते हैं। एक प्राथमिक शाख समिति, दूसरा केंद्रीय शाख समिति, तीसरा राज्य शाख समिति। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? भूमि विकास बैंक। ये छोटे समय के लिए लोन देती है, नहीं तब लंबे बड़े समय के लिए लोन देती है, किसान को अपने कामकाज के लिए लोन देती है। कौन? भूमि विकास बैंक। 1969 में क्या हुआ बताइए तो? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथा बैंक रहता है बाबू, जिसका तभी क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 1975 में। 1975। और कुछ बताए हम? अच्छा, बिहार में कितने परसेंट लोग? 87% लोग क्या गांव में रहते हैं, और 75% लोग क्या कर रहे हैं? कहीं कृषि से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। रोक दीजिए। बिहार में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं?